ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका दो पार्ट है। पहला पार्ट है पार्ट ए, दैट इज पार्टनरशिप अकाउंट विच इज रिगार्डिंग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो आपका है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एनटीओ का भी क्वेश्चन होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर ए। तो इसमें क्या है, लेट्स गो अहेड। X, Y and Z were in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1। तो उनका जो OPSR है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट वाज 3:2:1। Their balance sheet on 31st March 2024 was as follows। ये उनका बैलेंस शीट है। तो X का कैपिटल, ये Y है, Y का कैपिटल और Z का कैपिटल दे दिया है आपको। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन दिया है, ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, गुडविल। अच्छा, ये गुडविल जो है ना, ये आपके फर्म का गुडविल नहीं है। अपनी रो का एक एएस आएगा जब आप लोग सीए इंटर में जाओगे, दैट इज एएस 26। वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल को कभी भी अपने लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। तो ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल नहीं है, ये ऐसा गुडविल है कि गुडविल अपने लोग परचेस किया जा सकता है। गुडविल परचेस कब होता है, जब आप किसी के बिजनेस को खरीद के अपना बिजनेस बना रहे हो, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा लेता है अपने बिजनेस का, जो नेटवर्थ होता है उसका, उसके ऊपर जो लेता है, दैट इज गुडविल। तो वो बिजनेस परचेस करते वक्त जो गुडविल आया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो दिस गुडविल इज लाइक एनी अदर एसेट, जो आप रिटायरमेंट के पहले क्या करोगे, इससे आपस में बांट लोगे, क्योंकि रिटायरमेंट इज नथिंग बट अ कंस्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू फर्म। ओके, तो ये मेरे फर्म का गुडविल नहीं है, ये एक ओल्ड गुडविल है, इसको आपस में बांट लिया जाएगा। इसके बाद है आपका पेटेंट्स, दैट इज 30,000, मशीनरी 60,000, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 27,600 एंड बुक वैल्यू 25,000। यानी इन्वेस्टमेंट को जब परचेस किया गया था तो उसके ओरिजिनल वैल्यू पे ही इसको यहाँ पे अपने लोग जो रिकॉर्ड किए थे वही रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन आज के दिन उसका मार्केट वैल्यू कितना है, 27,600। ठीक है, तो इसके बारे में क्या करना है बाद में बात करेंगे। स्टॉक डेट इज 50,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में से लेस हो गया 46,000, कैश एट बैंक 8350। जेड रिटायर्ड, कौन रिटायर कर रहा है, जेड, ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या टर्म्स है जेड के रिटायरमेंट के लिए, कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। उसके जाने के पहले, यानी कि फर्म के रिकंस्टिट्यूशन के पहले हमारे फर्म का गुडविल का वैल्यू क्या होना चाहिए, उसको अपने लोग कितना लिए हैं, दैट इज 60,000। अब इस 60,000 को इसलिए लिया गया है क्योंकि जब गुडविल जब जेड एग्जिट करेगा तो उसका जो शेयर है गुडविल का, उसको अपने लोगों को दे देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ पेटेंट वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। पेटेंट को 20% से रिड्यूस किया जा रहा है। मशीनरी टू 90%, और मशीनरी को 90% तक लाया जा रहा है। ओके, इसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है आपका पेटेंट्स एंड मशीनरी, मार्क कर लिया हूं मैं। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी रेज्ड टू 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 था, अब इसको 10% पे लेके आया जाएगा, यानी कि डेटर्स का 10% 50,000, यानी कि 1,000 से इसे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड इज 6,000। तो प्रोविडेंट फंड जो है ये आपका कितना था, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वाज 12,000, जबकि अब अगर चेक किया गया तो उसका पता चला कि ये लाइबिलिटी सिर्फ 6,000 का है। तो यानी कि इस लाइबिलिटी को भी रिवैल्यू करना होगा अपने लोगों को, चाहे लाइबिलिटी कम हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000 इज टू बी क्रिएटेड। वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना है, प्रोविडेंट फंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना है अपना, 12,000 है। एक चीज याद रखना है, यहाँ पे ये लोग इसे लाइबिलिटी बोल रहा है तो अपने लोग इसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। हम लोग अज्यूम करेंगे यहाँ जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन है दैट इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होने से ये अपने लोग का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन को अपने लोग रिवैल्यू करेंगे, ना कि कम या ज्यादा होने से आपस में कैपिटल से एडजस्ट कर ले, तो वो चीज यहाँ पे नहीं होगा। ओके, जेड टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। जेड जाते जाते जो मार्केट वैल्यू था इन्वेस्टमेंट का, इस इन्वेस्टमेंट को वो अपने साथ लेके चला जाएगा। ओके, तो इधर पे इन्वेस्टमेंट का भी एक एडजस्टमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट फिर बोल रहा है कि अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब जो जेड को सारा चीज कर लेने के बाद जेड को जितना पेएबल है उसको कैसे दिया जाएगा, उसका
जो पार्ट है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। 50% ऑन रिटायरमेंट, जितना उसको देना है उसका 50% उसको इंस्टेंटली दे देंगे कैश में। उसके बाद 50% ऑफ द बैलेंस, मतलब जो बैलेंस 50% बचा है उसका 50% विद इन 1 ईयर एंड द बैलेंस बाय बिल ऑफ एक्सचेंज। पहला मैंने टोटल निकाल लिया, उसमें से 50% अलग किया, ठीक है, और दूसरी तरफ 50% किया। पहला 50% कैश देके हटा दिया, दूसरा जो 50% बचा है उसमें भी 2 पार्ट्स है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए इसका एडजस्टमेंट मैं जब आऊंगा तब डिस्कस करूंगा। ओके, चलिए मैं अब देखता हूं यहां पे यू आर रिक्वायर्ड द फॉलोइंग, शो द एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए अपने लोग को एंट्रीज बताना है। यहाँ पे 2 गुडविल का बात हो रहा है, एक तो जो बैलेंस शीट में शो कर रहा है ये वाला गुडविल, और दूसरा गुडविल जो ये फर्म का गुडविल है इसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 एंट्रियां होने वाली है। नेक्स्ट अपने लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। और ये पॉइंट नंबर 7 है, इसको मैं वक्त आने पर डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सारा प्रोफॉर्मा बना रखा है। तो सबसे पहले जर्नल ये था, इसके बाद ये आपका हो गया बी रिवैल्यूएशन, फिर सी हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल, और डी हो गया आपका बैलेंस शीट। ओके, तो ये सारा चीज अपने लोगों को बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, करने का तरीका क्या होने वाला है, मैं बैलेंस शीट से स्टार्ट करूंगा, एक एक आइटम को डिस्कस करता हुआ चलूंगा। अब जैसे मेरा जिस आइटम में जो एडजस्टमेंट होगा उसको मैं संग संग कर लूंगा, और जो जहां जाना चाहिए उसे वहां पर रिकॉर्ड कर लूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। एक्स, वाई और जेड का कैपिटल ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, 78, 42 एंड 31,000। ओके, चलिए ये हो गया आपका बाय बैलेंस बीडी। मतलब 42, 31, 78,000, 42,000, 31,000। ओके, तो ये और ये कंप्लीट। नेक्स्ट है अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 6,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में ऐसा तो कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये और कुछ नहीं बल्कि रिजर्व्स है, ओल्ड रिजर्व्स, ठीक है। तो ओल्ड रिजर्व्स को फर्म को रिकंस्टिट्यूट करने के पहले आपस में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड ओपीएसआर यानी कि ओपीएसआर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में बांट लेंगे। तो बांटने से इन लोगों का जो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना अमाउंट है, 6,000 है। रेशियो है 3:2:1, यानी कि x का 3,000, y का 2,000 एंड z का 1,000। चलिए यहां पे आते हैं बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 3,000, 2,000, 1,000 किसमें बांटे हैं, ओपीएसआर में। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। अब आते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन विच इज 12,000। इसके लिए कोई एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट क्या है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000 इज टू बी क्रिएटेड। तो अपना जो लाइबिलिटी है ये 6,000 और बढ़ जाएगा। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का जैसे मैंने बोला, इसको अपने लोगों को प्योर लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे और इसको 6,000 से बढ़ा देना है। तो इसको रिवैल्यू करना है, सॉरी, तो इसको अपने लोग रिवैल्यू करेंगे। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन जब बढ़ेगा तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस। तो यहां पे इसके लिए आते हैं टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, दैट इज पहले था 12, अब ये 6,000 से बढ़ जाएगा, तो 6,000। तो संग संग इसका बैलेंस शीट में अपने लोग क्या ट्रीटमेंट होगा कर लेते हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पहले था 12,000 प्लस 6,000, अब ये हो गया 18,000।
ओके, तो ये हो जाए, सॉरी, ये हो गया अपना, और यहां से ये हो गया 6000 टू बी क्रिएटेड। नेक्स्ट ट्रेड क्रेडिटर्स 31,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आते हैं अपने लोग, लिख देंगे ट्रेड क्रेडिटर्स 31,000। चलिए, इसका भी काम हो गया। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज 12,000। अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज 12,000, एडजस्टमेंट किया, लाइबिलिटी इन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 6,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अपने लिए लाइबिलिटी है, जिसको बैलेंस शीट में दिखा के रखा गया है 12,000, जबकि लाइबिलिटी सिर्फ 6,000, यानी कि 6,000 से उसको रिवैल्यू करना है, रिड्यूस करना है। तो लाइबिलिटी को जब रिड्यूस करता है, इट इज अ रिवैल्यूएशन गेन। तो अपने लोग क्या करेंगे, यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आके बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितने से रिड्यूस करना है, 6,000 से। ओके, इधर पे आते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पहले अपने लोग का 12,000 और अब 6,000 से रिड्यूस, तो 12,000 माइनस 6,000, तो यहां आ जाएगा 6,000। ओके, तो इसका भी अपने लोग बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट कर दिए हैं। तो होपफुली अपने लोगों का लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने लोग एसेट साइड की तरफ आते हैं। तो यहाँ से ये भी हो गया आपका। अब एसेट साइड में आते हैं। सबसे पहला एंट्री है जो गुडविल है। गुडविल पुराना वाला मैंने क्या बोला, ये अपना एक नॉर्मल एसेट है जो कि रिकंस्टिट्यूशन के पहले ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में बांट लेंगे, यानी कि 3:2:1 में। तो आइए कैपिटल अकाउंट में आते हैं। तो इसको करने से आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा टू गुडविल OTSR। तो यहाँ पे अपने लोग 12,000 है ना, तो ये हो जाएगा 6,000, 4,000, 2,000। ओके, ये गुडविल को अपने लोग बांट लिए। अच्छा, गुडविल का एंट्री भी तो अपने लोगों को करना है। तो गुडविल का एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि गुडविल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड जितने भी एंट्री है वो अपने लोगों को रिकॉर्ड करना है। तो आइए रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये हो जाएगा आपका 3/6 इंटू 12,000, ठीक है, 6,000। दूसरा हो जाएगा वाइस कैपिटल अकाउंट 2/6 इंटू 12,000, that is debited with 4,000. Z's capital account debited 1/6 into 12,000, that comes to 2,000. The total will be to goodwill 12,000. Bank goodwill written off. ओके, तो ये मेरा पहला एंट्री हो गया गुडविल राइट ऑफ करने का। अब दूसरा एंट्री संग संग देख लेंगे, इसका काम तो हो गया। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। अपने लोग का जो फर्म था पुराना वाला, उसका गुडविल अपने लोगों ने क्या वैल्यू किया, 60,000। ऐसा क्यों किया, ताकि उस गुडविल में जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो पार्टनर एग्जिट कर रहा है एसेट, उसको उसका पार्ट अपने लोगों को क्लियर ऑफ करना होगा, और उसका पार्ट जो क्लियर ऑफ करेंगे दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। तो आइए देखते हैं। अच्छा, और यहाँ पे जो वो शेयर होगा ना, वो गेनिंग रेशियो में शेयर होगा। तो अपने लोग सबसे पहले तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इधर अपने लोग बना लेते हैं, सॉरी, वर्किंग नोट। तो सबसे पहले अपने लोग करेंगे गेनिंग
ratio of existing remaining partners of remaining partners x and y equals, ये कैसे निकलेगा आपका गेनिंग रेशियो? दिस विल बी एमपीएसआर माइनस ओपीएसआर, एमपीएसआर माइनस ओपीएसआर। तो सबसे पहले बताइए x का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये क्या हो जाएगा 3/5, बिकॉज जो नया रेशियो बनेगा फर्म का दैट विल बी 3:2, सेम एज द प्रीवियस वन बिटवीन x एंड y। तो 3/5 पहले क्या था 3/6, दिस कम्स टू 30, 5 6 18, 6 5 15, तो 3/30। वैसे ही y का क्या हो जाएगा 2/5 माइनस 2/6 कम्स टू 30, 12 10 is equals to 2/30. Therefore, gaining ratio equals 3:2. ओके, अब ये गेनिंग रेशियो 3:2 हो गया। अब इसी में अपने लोग जो उन लोगों का जो नया वैल्यूएशन है उसको अपने लोग गुडविल का उसको शेयर उसका दे देंगे। तो देने से जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। एक्स कैपिटल X कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उसके बाद वाइस कैपिटल, ये अपने लोग का हो कितना रहा है इसको भी यहाँ पे अब कैलकुलेट कर लेते हैं। Z's share in goodwill of the firm is equals 60,000 into 1/6, that is 10,000. ओके, अब यहाँ पे अपने लोग क्या करेंगे 10,000 को यहाँ पे बांट देंगे। तो पहला वाला लेके जाएगा 3/5 into 10,000, that comes to 6,000. वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये एडजस्ट करेगा 10,000, ये हो जाएगा 4,000। तो दोनों का कैपिटल 6 और 4,000 से रिड्यूस होगा और किसका बढ़ जाएगा Z's कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है, बिंग share of goodwill of Z taken over on his retirement। तो ये उसने टेक ओवर कर लिया, ये वो ले जाएगा जिसका एंट्री हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले तो दोनों का कैपिटल अकाउंट मैं रिड्यूस कर देता हूं टू यहाँ पे हो जाएगा Z's कैपिटल 6,000 एंड 4,000, X और Y का रिड्यूस हो गया Z के थ्रू, और इधर पे आ जाएगा X कैपिटल एंड Y's कैपिटल 6,000 4,000। इसका मतलब है X से 6,000 इसको मिला और Y से 4,000 इसको मिला। ओके, नेक्स्ट, ये काम कंप्लीट हो गया अपना। ओके, अब अपने लोग आते हैं अगले आइटम पे, दैट इज पेटेंट एंड मशीनरी। तो पेटेंट और मशीनरी में अपने लोग क्या करेंगे कि पेटेंट 30,000 है जिसको अपने लोग रिड्यूस कर देंगे 20% से। तो पहले पेटेंट का कर लेते हैं, तो इसको रिवैल्यू करना पड़ेगा। अच्छा, पेटेंट को रिड्यूस करेंगे तो ये क्या रिवैल्यूएशन लॉस है टू पेटेंट 30,000 इंटू 20% 6,000, और उसके बाद टू मशीनरी
जो कि 60,000 का था, जिसको रिवैल्यू करके 90% तक लाना है, ठीक है, रिड्यूस टू 90%, यानी कि 10% से उसको रिड्यूस करना है इंटू 10%, विच कम्स टू 6,000। चलिए इसका बैलेंस शीट में साथ साथ एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले इधर आ जाएगा पेटेंट विच वाज 30,000 लेस रीवैल्यूएशन कितना 6,000, तो आउटर कॉलम में 24,000। उसी तरह से मशीनरी कितना है 60,000 माइनस कर देंगे रिवैल्यूएशन का 6,000, दिस कम्स टू 54,000। तो यहाँ पे मेरा पेटेंट और मशीनरी भी कंप्लीट होता है। अब इन्वेस्टमेंट जिसका बुक वैल्यू था 25,000, उसको जो रिटायरिंग पार्टनर है वो लेके चला जाएगा, लेकिन एट मार्केट वैल्यू। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा उसके मार्केट वैल्यू में। तो एसेट मेरा इंक्रीज होगा, दिस इज अ रिवैल्यूएशन गेन ऑफ 2600। ओके, तो आइए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। इधर हो जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट कितना 27,600 माइनस 25,000 विच कम्स टू 2600। अब ये 2600, हाँ ये 2600 से ये बढ़ गया। अब ये जो इन्वेस्टमेंट हो गया है 27,600 का हो गया, लेकिन ये सारा इन्वेस्टमेंट Z लेके चला जाएगा। तो आइए उसके कैपिटल अकाउंट से इसको अपने लोग एडजस्ट कर लेते हैं टू इन्वेस्टमेंट 27,600। इन्वेस्टमेंट अगर बुक से चला गया है तो बैलेंस शीट में इसका कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। ओके, नेक्स्ट इसका काम हो गया, और इधर से अपना इसका हो गया, और Z टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इसका भी हो गया। आगे आते हैं। स्टॉक 3650, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बैलेंस शीट। स्टॉक 3650। ओके, नेक्स्ट डेटर्स 50,000, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या करना है अपने लोगों को रिड्यूस करना है, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अपने लोगों को वैल्यू करना है 10% पे। तो पहले वो 4,000 था, अब 10% मतलब कि 50,000 का 10% दैट कम्स टू 5,000, यानी कि 1,000 से अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को बढ़ाना है, लाइबिलिटी को बढ़ाना है, दैट इज अ रिवैल्यूएशन लॉस। आइए इधर पे आते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 50,000 का 10% पे लाना है, पहले था 4,000 माइनस, तो ये आ जाएगा 1,000 से इसको बढ़ा देंगे। संग संग इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट कर देते हैं। डेटर्स 50,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, कितना हो गया 45,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट ये हो गया इधर, ये हो गया इधर। कैश एट बैंक इज 8350, तो आते हैं इधर पे, इधर लिख देते हैं कैश एट बैंक 8350। अभी इसे इनर कॉलम में रखें, कुछ एडजस्टमेंट होगा आगे चल के। ओके, अब यहां पे मेरा बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट हो गया, इसको खाली कर दिया मैंने। यहां से सारा एडजस्टमेंट भी अपना हो गया है, बस ये वाला पॉइंट बाकी है। इसको करने के पहले अपने लोग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। तो आइए, तो यहाँ पे आई थिंक ये ज़्यादा है और ये कम है, तो यहाँ रिवैल्यूएशन लॉस ही आने वाला है। 18,000 19,000 आ रहा है ये भी 19,000 आना चाहिए। तो मेरा जो रिवैल्यूएशन लॉस होगा बाय ये आपका चला जाएगा लॉस कुछ x कुछ y और कुछ z, ये तीनों में बटेगा। और कितना बटेगा इसमें, इसका टोटल करके इधर आ जाएगा। तो 19,000 माइनस 6,000 माइनस 2,600, 10,400।
10,400। अब इस 10,400 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा, ठीक है, इंटू 3। तो सबसे पहला वाला आएगा 5,200, दूसरा वाला आ जाएगा 3467, 3467 1733, 1733। ओके, तो ये उनके रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये लॉस है तो कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, सबको डेबिट कर देंगे। तो आइए इधर पे लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आ रहा है 5200 3467, 5200 3467 और लास्ट में आएगा 1733, 1733। ओके, तो ये अपने लोग का रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया, इंक्रीज कंप्लीट हो गया, अभी बैलेंस शीट बाकी है। अब अपने लोग कैपिटल अकाउंट को एक बार बैलेंस कर देते हैं। ओके, लेकिन उसके पहले ये वाले पॉइंट पे एक बार आते हैं। देखिए इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। सबसे पहले जो जेड को पेएबल है, जो उसके कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस बच रहा है, जो उनको देना है, तो उस बैलेंस को, यानी कि जो आपका पेएबल टू जेड है, वो कैसे पे किया जाएगा, दो पार्ट्स में, ठीक है। पहला बोल रहा है 50% ऑन रिटायरमेंट, 50% इंस्टेंटली दे देंगे कैश में, ठीक है, बैंक के थ्रू एडजस्टमेंट हो जाएगा। और बाद बाकी 50% का क्या करना है, 50% ऑफ द बैलेंस, मतलब ये जो बैलेंस 50% है ना, इसका 50% का बात हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसका 50% क्या किया जाएगा, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर उसको दे दिया जाएगा। अब 1 साल के अंदर देने का बात है, यानी कि जो ये वाला 50% वाला पार्ट है, इसका क्या करेंगे अपने लोग, इसको एज अ लोन ट्रीट करेंगे। हम लोग ये ट्रीट करेंगे, जो जेड को पेएबल था वो एक्चुअली में अपने लोग को लोन देके चला गया, एंड दैट विल बी एन इंटरेस्ट फ्री लोन, तो इट विल बी ट्रीटेड एज जेड्स लोन, ठीक है। और इसका 50% जो है, इसके लिए अपने लोग बिल एक्सेप्ट कर लेंगे जेड से, और 3 मंथ्स में पेमेंट कर देंगे। तो ये वाला बिल्स पेएबल रहेगा फर्म के लिए। ओके, तो 3 पार्ट्स अपने को दिखाई पड़ रहा है। एक, इंस्टेंट कैश दे देंगे 25%, यानी कि 50 का 50%, 25% लोन की तरह ट्रीट होगा, और थर्ड 25% बिल्स पेएबल की तरह ट्रीट होने वाला है। तो आइए एक एक करके तीनों निकाल लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं इसका बैलेंस कितना आने वाला है। तो इधर पे 31, 30, 42, 48, 52,000, 42, हाँ 52, ये आ जाएगा 52,000, तो इधर भी आ जाएगा 52,000। ओके, तो इधर जो है 52,000 माइनस 2,000 माइनस 27,600 माइनस 1733, 2667 आ रहा है, इंटू 0.5 करेंगे तो 10,333। तो इधर पे 10,333 का इंस्टेंट पेमेंट हो जाएगा। तो इधर अपने को लिखेंगे बैंक, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, ये जो अपने लोग का ये टोटल आ जाएगा 52,000 नहीं, ये हो जाएगा 42,000। ओके, तो चलिए बैलेंस कर लेते हैं। तो ये वाला जो आ रहा है 32 एंड ये 42,000 आएगा। सॉरी, ये आएगा आपका 42,000, ये भी आ जाएगा 42,000। तो इसको जो पेएबल है 42,000 माइनस
2000 माइनस 27,600 माइनस 1733, 10,667, 10,667 का 50% उसको पेमेंट कर देंगे, तो 10,667 इंटू 0.5 का पेमेंट कर देंगे, 0.5 यानी कि 5,334, 5,334 का पेमेंट हो जाएगा। 5,334 का पेमेंट हो गया। उसके बाद कुछ लोन ट्रीट करेंगे जिसको नाम देंगे जेड्स लोन। ये क्या हो जाएगा, 10,667 का 25%, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2,667, 2,667, और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो बिल्स पेएबल रहेगा फॉर्म में। तो यहाँ पे आ जाएगा -5,334 माइनस 2,666 होगा, तो ये 2,666 होगा। तो इस तरह से ये तीनों का एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब ये सारे आइटम को मैं बैलेंस शीट में ले जाता हूँ। तो सबसे पहले 5,334 यानी कि बैंक अकाउंट जो है वो उतना रिड्यूस हो जाएगा, लेस पेमेंट टू जेड, कितना 5,334 था ना, 5,334, तो ये कितना हो जाएगा 8,350 माइनस 5,334, 3016, ये मेरा बैंक आ गया। देन अपने लोगों का क्या है, जेड का लोन 2,667, तो इधर पे अपने लोग ले लेते हैं जेड्स लोन जेड्स लोन 2,667, और उसके बाद जो है बिल्स पेएबल है 2,666, तो यहाँ पे अपने लोग ले लेंगे बिल्स पेएबल 2,666। ऐसा करने के बाद इसको यहाँ पे अपने लोग टोटल कर देंगे, लेकिन अभी हम लोग का कैपिटल निकाल लेते हैं एक्स और वाई का। तो ये आएगा बैलेंस CD, इसका तो रहेगा नहीं। अब एक एक करके सबको बैलेंस कर देते हैं। सबसे पहले ये आएगा 81,000, अब 81,000 से माइनस 12,000 माइनस 5,200, 63,800, 63,800, और ये वाला टोटल आएगा 44,000, 44,000, 44,000। तो इधर पे आ जाएगा माइनस 3,467, 3,2,533, 3,2,533। ओके, अब इनको ले जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले x एंड देन y, कितना कितना है 63,800, 63,800, और दूसरा है 32,533, 32,533, 96,333, 96,333। चलिए अब इसका टोटल कर देते हैं, फिंगर क्रॉस्ड। 2,667, 18,000, 31,000, 6,000, 666, oh sorry, 96,333 plus 2,667, 18,000, 31,000, 6,000, 2,666, 156, 156,666। अब इधर पे देखते हैं 24,000 प्लस 54,000 प्लस 3,650 प्लस 45,000 प्लस 3,016, 156,666, तो 1,56,660,
6। तो ये अपने लोगों का सारा काम यहाँ पे हो जाता है। अपने लोगों ने एंट्री पास कर लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये चारों काम अपने लोगों ने कर लिया। चलिए एक बार मैच कर लेते हैं यहाँ सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल 642 टू गुडविल 12,000। तो यहाँ पे जो अपना जर्नल एंट्री है एक्स वाई जेड 642 एंड ये 12,000, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट अपने लोग का जर्नल एंट्री है एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल 6 और 4 से, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल 6 और 4 से। नेक्स्ट इसके बाद जो अपने लोगों का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आया है 5200 346717, 5200 346717 33। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 63,200 32,533, 63,800 एंड 32,533। इसके बाद है आपका बैलेंस शीट 15, ये तो आ ही गया था। चलिए बैलेंस शीट भी मिल गया। तो अपने लोग का पार्ट ए हो गया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू पार्ट बी। ओके।